हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिषेक श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल विधिक ज्ञान एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब ने यदि अभी तक हमारे चैनल विधिक ज्ञान एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे मिस ना हो और हमें आपके लिए इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और आप सबकी डिमांड पर ये सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री में लेकर आता हूं, ताकि आप सब सुनने वाले, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हों या प्रैक्टिशनर एडवोकेट, लॉ से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों, उन सब का ज्ञानवर्धन हो सके और मेरे वकालत के अनुभव का लाभ आप सबको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर वकालत की एक्चुअल कोर्ट रूम प्रैक्टिस से संबंधित कोर्सेज सिखाने के आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कुछ फीस लेकर, जैसे 3,000, 5,000 या 10,000 लेकर आपको सिविल या क्रिमिनल लिटिगेशन सिखाने का दावा करेंगे, बट वो सब फर्जी हैं। वकालत सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, खुद कोर्ट रूम में जाकर प्रैक्टिस करना। घर बैठे आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति वकालत का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ये ज्ञान केवल और केवल अनुभव से ही प्राप्त होता है। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों में एक फेमस वेबसाइट के पेड कोर्सेज के चक्कर में पढ़कर हज़ारों रुपये बर्बाद कर दिए, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पेड कोर्सेज के चक्कर में ना पढ़कर स्वयं कोर्ट जाकर प्रैक्टिस करें और सीखें। अगर आप सब ने हमारे चैनल विधिक ज्ञान एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी हम इसी चैनल पर आपके लिए सभी स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम, APO एग्ज़ाम के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको लॉ के सभी सब्जेक्ट्स के अलावा GK, GS के MCQs एंड मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन एंड आंसर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। वेरियस स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सिविल सूट, यहाँ मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूँ कि सिविल मुकदमे को सूट या दावा और फौजदारी मुकदमे को क्रिमिनल केस के नाम से जाना जाता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता में सिविल सूट को दायर करने से लेकर फाइनल जजमेंट, डिक्री, उस डिक्री के एग्जीक्यूशन, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन आदि के बारे में बताया गया है। तो हम आज इस लेक्चर में एक सामान्य सिविल सूट के इंस्टीट्यूशन से लेकर के सम्मन कैसे भेजे जाते हैं, किस सेक्शन में सम्मन भेजे जाने का प्रावधान दिया गया है, वहाँ तक कवर करेंगे। फिर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी हम पूरे सिविल सूट को, सेक्शन और ऑर्डर को कोरिलेट करते हुए एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे एक सिविल सूट एक्चुअली कोर्ट रूम में प्रोसीड होता है। तो किसी भी सिविल सूट के दायर होने के लिए दो पक्षकार और उनके बीच विवाद या कॉज ऑफ एक्शन का होना आवश्यक होता है। कॉज ऑफ एक्शन या विवाद कब उत्पन्न होगा? जब दो पक्षकारों में से कोई एक दूसरे पक्षकार के लीगल राइट का वायलेशन करेगा। अब लीगल राइट्स क्या होते हैं और उसका वायलेशन कैसे होगा, इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है जिसने अपनी पढ़ाई के लिए B, जो कि एक बैंक है, उससे 4 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया और जिसके लिए उसने बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें ये लिखा था कि ये लोन आपको 3 साल की अवधि तक, यानी कोर्स खत्म होने की अवधि तक के लिए दिया जा रहा है और इसकी अदायगी कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल ग्रेस पीरियड या जॉब लगने के 6 माह तक, जो भी पहले हो, तक छूट प्रदान करके 5वें साल से 11% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण की अदायगी आपको 7 साल में करनी होगी। अब मान लीजिए कि 1 साल तक तो प्राइमरी डेटर यानी मूल ऋणी जो कि A है, उसने लोन की किस्तें भरी, जैसा कि लोन के एग्रीमेंट और सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ था। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोर्स खत्म करने के पश्चात A, मूल ऋणी को जॉब भी नहीं मिलती है और उसके फादर यानी गार्जियन, जो कि इस लोन में को बोरोवर भी हैं एज पर बैंक रिकॉर्ड, उनकी मृत्यु हो जाती है और घर में कोई दूसरा अर्निंग पर्सन भी नहीं बचता है। अब इस दशा में जो पार्टी A है, जो कि मूल ऋणी है,
वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है और किस्तें भी नहीं चुका पाती है। ऐसी दशा में पार्टी बी जो कि बैंक है, पहले तो उसे नोटिस सर्व करेगा कि भाई आप अपना लोन समय पर नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने लोन को समय पर भर दें। जब इसके बाद भी पार्टी ए लोन नहीं भरता है तो पार्टी बी जो कि बैंक है उसके लीगल राइट अर्थात लोन का पैसा वापस पाने के अधिकार का वायलेशन होगा और यहाँ से कॉज ऑफ एक्शन की शुरुआत होती है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉज ऑफ एक्शन की शुरुआत कैसे होती है और कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। कॉज ऑफ एक्शन सिंपल शब्द में वो है जिसके कारण वादी को मुकदमा करने के लिए राइट प्राप्त होता है, वो कारण होना चाहिए, यानी मुकदमा करने का कोई कारण होना चाहिए। आप किसी भी कोर्ट में ऐसे ही नहीं पहुंच सकते क्योंकि कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो एग्रीड पार्टी है यानी वसित पक्षकार जो कि बैंक है, प्राइमरी डेटर, को बोरोवर एंड गारंटर जो व्यक्ति लोन लेते समय मूल ऋणी की तरफ से इस बात की गारंटी लेता है कि यदि मूल ऋणी डिफ़ॉल्ट करेगा तो लोन की समस्त राशि मैं चुकता करूंगा के खिलाफ सिविल न्यायालय में एक वाद लेकर आएगा जिसको सिविल सूट कहा जाएगा और जो सूट लेकर सिविल न्यायालय में जाएगा उसे कहा जाएगा प्लेंटिफ यानी वादी और जिसके खिलाफ सूट लाया जाएगा उसे कहा जाएगा डिफेंडेंट जो कि यहाँ पर प्राइमरी डेटर है, को बोरोवर एंड गारंटर तीनों ही होंगे क्योंकि सूट तीनों के अगेंस्ट में लाया गया है। अब बैंक ने तीनों के को पक्षकार क्यों बनाया है, साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए। देखिए बैंक से लोन किसने लिया, पार्टी ए ने जो कि एक मूल ऋणी है यानी यहाँ प्राइमरी डेटा उसको बोला जाएगा। अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो नेक्स्ट लायबिलिटी किसकी बनती है, को बोरोवर यानी गार्जियन की। अगर ये भी नहीं दे पाता है या डिफ़ॉल्ट कर जाता है या मर जाता है तो लायबिलिटी किसकी बनेगी, गारंटर की। इसीलिए बैंक अपने सूट में तीनों ही को पार्टी बनाएगा। यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि बैंक जो है यानी वादी जो है वो किन किन को पक्षकार बनाएगा और क्यों बनाएगा। अब पक्षकार कौन होंगे ये सीपीसी में विस्तार पूर्वक बताया गया है। कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 1, रूल 1 एंड 3 देखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कह रहा है, वादियों के रूप में कौन संयोजित की जा सकेंगे, वे सभी व्यक्ति वादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां का एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आंवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का अधिकार हो, उसमें संयुक्ता या पृथकता या अनुकल्पता वर्तमान होना अभिकथित है। मीन्स एनी राइट to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of act or transaction is alleged to exist in such person whether jointly, severally or in the alternative and B दिया हुआ है। यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाते हैं तो विधि या तथ्य का समान प्रश्न पैदा होता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक किसी सिविल सूट में वादी के रूप में कौन संयोजित किए जा सकते हैं, तो ऐसे सभी पक्षकार, ऐसे सभी व्यक्ति जिनके लीगल राइट का किसी दूसरे पक्षकार ने वायलेशन किया है और उनका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो समान होना चाहिए और वो जो एक्शन है, वो जो कारण है वो एक ही समव्यवहार के अंतर्गत होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए कि जो पार्टी बी है, जो डिफेंडेंट है, उसने 10 लोगों से पैसा उधार लिया है, ठीक है, 10 लोगों से उसने लोन लिया और चुकता नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे 10 व्यक्तियों को अलग अलग अपना सूट फाइल करने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन चूँकि जो विपरीत जो आपका सेकंड पक्षकार है यानी जो डिफेंडेंट है बी, वो एक ही व्यक्ति है और उसने 10 वादियों से लोन लिया हुआ है और उनका पैसा वापस नहीं किया है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे कोर्ट ये करेगी कि उन 10 व्यक्तियों को जिनसे पार्टी बी ने लोन लिया है, उन 10 व्यक्तियों को एक ही सूट में वादी के रूप में नियोजित कर लेगी।
ठीक है, यानी वो जो 10 व्यक्ति हैं वो एक सूट में वादी बन जाएंगे और पार्टी पे जिसने उन सबसे लोन लिया हुआ है वो उसको डिफेंडेंट बना दिया जाएगा, उसको दूसरा पक्षकार बना दिया जाएगा। क्योंकि अलग अलग अगर यही व्यक्ति अलग अलग 10 व्यक्ति अलग अलग अपना सूट लेके जाएंगे और सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए पार्टी बी के अगेंस्ट, तो कोर्ट का समय बेवजह बर्बाद होगा। इसलिए कोर्ट क्या करेगी, 10 व्यक्तियों को एक साथ वादी के रूप में संयोजित कर देगी और पार्टी बी जिसने लोन लिया है उसको दूसरा पक्षकार डिफेंडेंट के रूप में उस सूट में जोड़ देगी। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इसी का ऑर्डर 1 का रूल 3 देखिए कि प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किया जा सकेंगे। तो वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक ही वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहाँ एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों समव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्ता या पृथकता या अनुकल्पता वर्तमान होना अवगतित है। यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक पृथक वाद लाए जाते तो विधि या तथ्य का समान प्रश्न पैदा होता। अब प्रतिवादियों के रूप में कौन संयुक्त किया जाते हैं, तो सेम जैसे ही वादियों के रूप में वादियों को संयुक्त किया गया था वैसे ही प्रतिवादियों के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है कि मान लीजिए अब वहाँ पे जो अभी तक हमने आपको बताया था कि जैसे 10 वादी हैं, 10 अलग अलग व्यक्तियों से पार्टी बी ने लोन लिया। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, मान लीजिए वादी एक है और 10 अलग अलग लोगों ने उससे लोन लिया है और एक ही समव्यवहार में यानी एक ही लोन में 10 व्यक्ति हैं। यानी बैंक ने मान लीजिए पार्टी ए बैंक है और पार्टी बी जो है वो पक्षकार हैं, डिफेंडेंट है। अब मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बैंक से लोन लिया 4 लाख या 5 लाख का और उसमें 10 लोगों ने मिल करके सबने साइन किए और सभी उसमें मूल लिए सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी ने संयुक्त रूप से उसमें वो लोन लिया है। तो क्या होगा कि सभी के उसमें साइन होंगे, ठीक है, संयुक्त रूप से लोन लिया है सभी ने। तो जब सभी ने संयुक्त रूप से उसमें लोन लिया है तो सभी की जिम्मेदारी तय होगी। तो बैंक तो अभी क्या होगा, अभी अगर हम सूट लेके आते हैं, बैंक अगर सूट लेके आता है तो क्या सभी के खिलाफ अलग अलग सूट फाइल करेगा? नहीं। तो कोर्ट क्या करेगी, सभी प्रतिवादियों को यानी जितने लोगों ने लोन लिया है सभी को एक ही सूट में पक्षकार बना देगी, एक साथ ज्वाइन कर देगी और बैंक को अलग पक्षकार बना देगी। ठीक, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर प्रतिवादियों के रूप में भी कौन से किया, अगर सभी एक ही समव्यवहार में है तो उन सबको ज्वाइंट कर दिया जाएगा। यानी अगर किन्हीं प्रतिवादियों के खिलाफ अगर प्रतिवादी कई हैं और उनके खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तो एक ही तो कोर्ट क्या करेगी, सभी को एक साथ ज्वाइंट कर देगी। ठीक है। अब इस सूट में वादी यानी प्लेंटिफ यानी इस वाद में बैंक अपना सिविल सूट अंडर सेक्शन 26 सीपीसी एंड ऑर्डर 4 रूल 1 के तहत प्लेंट यानी वादपत्र के माध्यम से सिविल न्यायालय के समक्ष दाखिल करेगा। अब प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि क्या किसी भी सिविल न्यायालय में जाकर वादी अपना वाद दायर कर सकता है? तो नहीं, इसका जवाब है ऐसा नहीं होता। इसके बारे में भी सीपीसी के सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25 तक बताया गया है। देखिए, कोई भी सिविल सूट जब दाखिल करते हैं तो 3 प्रकार के जुडिक्शन देखे जाते हैं। पहला होता है पेक्यूनियरी जुडिक्शन यानी मूल्यांकन, वाद का मूल्यांकन देखा जाता है, उसे कहते हैं पेक्यूनियरी जुडिक्शन। मान जैसे अलग अलग कोर्ट को अलग अलग वादों को सुनने का मूल्य के हिसाब से अलग अलग वादों को सुनने का अधिकार होता है। अब मान लीजिए कि किसी कोर्ट को 5 लाख तक के मूल्य के वाद को सुनने का अधिकार है और आप वहाँ पे 10 लाख तक रुपए का वाद लेके जाएंगे तो कोर्ट उसको सुनने से मना कर देगी। इसी प्रकार होता है टेरिटोरियल जुडिक्शन, स्थानीय क्षेत्राधिकार। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी उस कोर्ट के अंतर्गत नहीं आती है तो वो कोर्ट क्या करेगा, उस सूट को सुनने से मना कर देगा जहाँ पे प्रॉपर्टी स्थित नहीं है। फिर होता है सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन, जो वाद की विषय वस्तु है वो उस कोर्ट के उस न्यायालय से संबंधित होनी चाहिए, यानी उस न्यायालय को सुनने का, उस वाद की विषय वस्तु को सुनने का अधिकार होना चाहिए। अगर उस न्यायालय को सब्जेक्ट मैटर को सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो भी वो न्यायालय उस सब्जेक्ट मैटर को उस सूट को सुनने से मना कर देगा। तो तीनों प्रकार के जुडिक्शन देखे जाते हैं, उसके बाद कोई सिविल सूट दायर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 6 में बताया गया है पेक्यूनियरी जुडिक्शन। सेक्शन 9 में आपको बताया गया जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा यानी पूर्व न्याय। जब आप सूट दाखिल करते हैं
कोर्ट में, तो कोर्ट ये भी देखती है कि कहीं आपका सूट पूर्व न्याय यानी रेस जुडिकेटा से बाहर तो नहीं है। अगर वो सूट रेस जुडिकेटा से बाहर हुआ तो भी कोर्ट आपका सूट सुनने से मना कर सकती है। फिर सेक्शन 15 देखिए, वाद करने का स्थान वो न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा, यानी वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा, ये सेक्शन 15 में बताया गया है। सेक्शन 16 देखिए,